बात कर रहे हैं हम लोग इमेज ट्रेसिंग की। तो इमेज ट्रेसिंग होता क्या है? सबसे पहले इसको बात करते हैं। मतलब इमेज को अगर हम लोग फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको चेक करना है, या ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग को जानना है, तो उसके लिए हमारे पास इमेज ट्रेसिंग हेल्प करता है। तो इसके 3 रूल होते हैं बेसिक। तो उस रूल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि कोई भी रे rays which are parallel to principal axis, rays which are parallel to principal axis, rays which are parallel to principal axis after reflection, after reflection the rays which are parallel to principal axis after reflection passes through focus passes through focus फोकस। मतलब क्या है इसका कि सपोज हमारे पास ये मिरर है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं उसे हम लोग पैरा एक्सियल रेज कहते हैं। तो पैरा एक्सियल रेज जब टकराता है मिरर पे और रिफ्लेक्ट होकर ये जहाँ से जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये बात है कि जितने भी पैरा एक्सियल रेज होंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका हम लोग लिखते हैं, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगा। उसी बात को हम लोग लिखते हैं कि रेज विच आर इमर्जिंग इमर्जिंग रेज विच आर इमर्जिंग फ्रॉम फोकस। इसका मतलब क्या है कि फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन the ray become parallel the ray become the ray become parallel parallel to principal axis parallel to principal axis parallel to principal axis। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पे रखा हुआ है। तो हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो यहाँ से निकलने वाला रे जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोलता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास हो रहा है तो रेज विच आर रेज विच आर विच आर passing through center of curvature, the rays which are passing through passing through center of curvature, center of curvature, the rays which are passing through center of curvature retraces its path, retraces retraces its path, अपने पाथ को वो रिट्रेस करता है, मतलब वापस उधर ही आ जाएगा। कैसा होगा सर इसका डायग्राम? इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। अगर यहाँ से हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट निकल रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। यही है हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं इस पूरे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए बेटा क्या बोल रहा है हमारे पास। सबसे पहले अगर इनफाइनाइट पे कुछ हो, है ना, तो मान लिया जाए ऐसा कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, हमें पता है जो इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रहा है वो कहाँ जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, अगर
कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो वो पास करेगा कहाँ से, फोकस से, मतलब इमेज कहाँ पे बनने वाला है, फोकस पे बनने वाला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा जाए इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के बीच में, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो वहां से जब रे ऑफ लाइट जाएगा तो इमेज कहां पर बनेगा बेटा, देखो पहला रे ऑफ लाइट गया वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हुआ, दूसरा गया फोकस से पास हुआ, अब देखो फोकस से पास होता हुआ रे ऑफ लाइट क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। तो इन दोनों का इंटरेक्शन, और तीसरा चाहे तो एक और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ। तो ये यहां से एक रे ऑफ लाइट अगर आप ड्रॉ करें तो ये मिरर को ऐसे कट करेगा जो रिट्रेस करेगा अपना पाथ। तो अगर आप इन दोनों और किसी भी इमेज फॉर्मेशन को अपने को दिखाने के लिए बस दो रेज भी आप ड्रॉ करें तो हो सकता है। तो इसका जो इमेज बना है वो किस पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है। कैसा बना है, एक्चुअल इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअल इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये इमेज छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो ये एक स्पेशल पॉइंट होता है जहां पर अगर आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का इमेज भी बनाता है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा, बट वो उल्टा होगा। तो इमेज भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। अब वापस से आप ऑब्जेक्ट को लेकर बढ़े कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर कहीं पे आ गए तो फिर से जब रे ऑफ लाइट को आप ट्रेस करें तो पहला क्या, पैरेलल इनफाइनाइट पैरेलल वाला रे ऑफ लाइट फोकस से होकर पास करेगा, फिर फोकस से होकर रे ऑफ लाइट जो जाएगा वो किधर जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो अभी जो इमेज बनेगा हमारा वो लार्ज इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। अगर आप फोकस पे रख देते हैं तो अपने को अभी अभी क्या पता, फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल बनता है, मतलब इनफाइनाइट पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अगर आप फोकस और प्रिंसिपल जो पोल है हमारा, फोकस एंड पोल के बीच में अगर आप रख देते हैं तो इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द इसमें बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनता है। ये इरेक्ट इमेज होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर में दोनों प्रकार के इमेज बनते हैं, रियल भी बनते हैं और वर्चुअल भी बनते हैं। ठीक है, तो ये है पूरे कॉनकेव मिरर का। इस बात को एक बार नोटिस करना आप कि जैसे जैसे आप कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स पोल या फिर फोकस, वैसे वैसे इमेज फोकस से दूर होता जा रहा है। देखो पहले अब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज कहाँ पर बना था, फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट पास हुआ तो फोकस से ये थोड़ा दूर इमेज बनने लगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये इधर अप्रोच हुआ तो इमेज यहाँ पर बन गया। फिर ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में गया तो इमेज थोड़ा और दूर चला गया, मतलब इमेज दूर चलता जा रहा है जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते आ रहे हैं। आप इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं ताकि आपको बाद में फ्यूचर में अगर ड्रॉ करना हो तो आपको आसानी हो जाए। तो देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग जानते हैं कैसा है ना, वैक्स के जैसा। अब यहाँ पर कोई भी जगह पे बनाते हैं, आप इन्फिनाइट पे रखें, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, तो हमारा इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, मिरर के दूसरे साइड बनेगा। मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो एक ही प्रकार का है, वर्चुअल ही बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है इमेज। ठीक है, यहाँ पर ये बातें हैं बस। तो आप चाहे इनफाइनाइट पे रखें या फोकस ऑन पोल के बीच में रखें या कहीं पे भी आप रखें ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल और छोटा ही बनेगा। बस इतना ही बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉन्वेक्स के लिए। चलो बेटा, अगर पैरा एक्सियल रेस की बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये रेस वैसे हैं जो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए, सो दीज आर द रेज these are the rays which makes these are the rays which makes small angle small these are the rays which makes small angle with normal. These are the rays
which makes small angle with normal at the point of incidence, the point of incidence at the point of incidence and close to principal axis, and closed to principal axis, principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का मतलब हम लोग क्या बोल देते हैं कि दीज रेज आर पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास मान लीजिए मिरर है, मिरर है। तो यहां पर पहले रेज आया, इस पे टकराया। अब यहाँ पे आप नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम लोग जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। तो ये है इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होकर अपने को जाएगा, ये फोकस से होकर जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल 2 थीटा के बराबर होगा। और अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते चले जाएं तो ये P था, मान लिया ये पॉइंट को हम लोगों ने M ले लिया। अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका डायग्राम। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं पैराक्सल रेज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और जो हम लोग फोकस इज इक्वल टू R/2 थे, बस उसी बात को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ट्रायंगल MCP की एंड ट्रायंगल MFP की, दोनों की बात करी जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कि एंगल MCP की वैल्यू थीटा के बराबर है, एंगल MFP 2 थीटा के बराबर है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखा जाए तो टेन थीटा किसके बराबर है। देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास M, और ये जो भी डिस्टेंस है आप इसको बराबर, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, ये बहुत मैग्नीफाइड डायग्राम हम लोग बनाए हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, MP के बराबर या PM के बराबर, एंड जो डिस्टेंस हुआ हमारे पास वो PC के बराबर हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग लिखें तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन हम लोग लिख सकते हैं PM अपॉन PF के बराबर लिख सकते हैं। देखो बेटा, क्योंकि ट्रायंगल छोटा हो तो थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन PC करेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन PF करेंगे। PF की वैल्यू यहाँ पर हम लोग PF। अच्छा, अब यहां से आप दोनों चीजों को बराबर कर दो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स थीटा की जगह पे लिख देते हैं PM अपॉन PC, PM अपॉन PC इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग PM अपॉन PF। तो PM PM चला गया। अब देखो PF क्या है, यही है फोकल डिस्टेंस। तो PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF को हम लोग लिख सकते हैं PC/2 लिख सकते हैं। PF है हमारा फोकस और ये है हमारे पास रेडियस/2। यही बात हम लोग लिख सकते हैं कि फोकस इज इक्वल टू रेडियस/2 है। यही अपने को प्रूफ करना था। मार्जिनल रेज कहने का क्या तात्पर्य है, कि ये वैसे रे हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो। सो इस ये कैसे रेज हैं, दीज आर द रेज आर द रेज which are not parallel to which are not parallel to principal axis, which are not parallel to principal axis। तो अगर मार्जिनल रेज के लिए लिखा जाए तो फोकस की वैल्यू होती है R-R/2 ऑफ कॉस थीटा के बराबर होती है, R-R/2 ऑफ कॉस थीटा के बराबर होती है। अगर हम लोग बात करें किसकी,
पैरा एक्सियल रेज के लिए, तो उसमें थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, पैरेलल रहता है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तभी फोकस की वैल्यू r/2 आता है। बट अगर मार्जिनल रेज की बात की जाए, जिसमें जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई थीटा एंगल बना के आ रहा हो, तब हम लोग जो फोकस की बात करेंगे, फोकस की, वो कितना हो जाएगा, f-r/2 कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, कि मिरर इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे कई बार इसका डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, कि मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन, मिरर इक्वेशन डेरिवेशन। तो उसी बात को हम लोग पढ़ते हैं। मिरर इक्वेशन क्या होगा, आपको याद होगा शायद, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं, कि मिरर इक्वेशन क्या था। तो थोड़े अच्छे से हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसके। ये हमारे पास कोई मिरर ले लेते हैं, काफी ब्रॉड डायग्राम बनाया जाएगा ताकि अपने को समझ में आता रहे। अब यहाँ पर पहले प्रिंसिपल एक्सेस, तो चलो मैं प्रिंसिपल एक्सेस को भी ड्रॉ कर ही देता हूँ। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये हो गया पोल, पोल पे हो गया। तो यहाँ पर फोकस मान लेते हैं, और यहाँ पर इसका सेंटर मान लेते हैं, सेंटर, यहाँ पर फोकस मान लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़े से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है ए बी, हमारा ऑब्जेक्ट है ये ए बी। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज कैसी होंगी बेटा, अपने को पता है, ये जो रेज होगा ये पैरेलल होगा, पैरेलल आकर टकराएगा, और टकराने के बाद ये रेज कहाँ से जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। ये हमारा पॉइंट फोकस है, तो फोकस से होता हुआ जाएगा। अच्छा, दूसरा अपने को क्या पता है बेटा, दूसरा हमें और क्या पता है, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जाए तो वो टकरा कर क्या होगा, वो टकरा कर क्या होगा, उसी पॉइंट से वापस आ जाएगा। ठीक। अब तीसरा, इसको प्रूफ करने के लिए एक और रे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ताकि अपने को थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए। तो यहां से एक तीसरा रे को मान लिया, ये प्रिंसिपल पोल पे टकराया, और जितने एंगल से टकराया था सेम एंगल से ये निकला है, और यही किसी पॉइंट पे ये कट कर रहा, किसी पॉइंट पे कट कर रहा, मतलब जितना एंगल ये थीटा था उतना ही एंगल ये भी थीटा है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, ये बना है हमारा इमेज, ये बना है हमारा इमेज, जो कि इन्वर्टेड है, जो कि इन्वर्टेड है। तो ये बन गया हमारे पास बी डैश, और ये रह गया हमारे पास ए डैश। ठीक है। तो ये डायग्राम है हमारे पास। सबसे पहले तो इसको कॉपी करिए, पहले प्रूफ करना है। तो मिरर इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी कैसे करेंगे जरा समझते हैं। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस पोल से मेजर करता हुआ लिख दिया। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें, हमारे पास u है, और जब वैल्यूज की रखेंगे तो -u रखेंगे। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। यहाँ पर इमेज बना है, तो ये हमारे लिए कितना है, ये डिस्टेंस हमारे लिए v है, जब रखेंगे तो -v। और यहाँ से यहाँ तक फोकस है, तो इस बात को भी हम लोग दिमाग में रखें कि ये हमारे पास फोकस है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग जरा और देखते हैं। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी, बहुत बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी, चलो दोनों लिख देता हूं, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। मतलब बड़ू और छोटू ट्रायंगल जो है हमारे पास, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल है। तो देखो दोनों में एंगल भी सेम है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दोनों हमारे लिए सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर दोनों हमारे लिए सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, तो ए बी अपॉन पी बी शुड बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश, है ना। तो ए बी को हम लोग, देखो, अब यहाँ पर इस बात को हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, पीबी। पीबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -u के बराबर है। v की वैल्यू कितनी है, और p डैश b, इसकी वैल्यू कितनी के बराबर है हमारे पास, -v के बराबर है। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया, तो कितना है ये, u/v के फॉर्म में।
यहाँ तक समझ में। दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा। अगर हम लोग बात करें कि ट्रायंगल ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल हम लोग जरा देखें कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये भी सिमिलर एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों एंगल भी हमारे पास सेम ही दिख रहे हैं। तो अगर इसके लिए हम लोग बात करें कि थीटा, तो देखो तो क्या लिख सकते हैं आप, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश। ठीक है, ठीक है। अब यहां से आप लिखें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश शुड बी इक्वल टू, कितना लिख सकते हैं इसे, सी बी अपॉन सी बी डैश, ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो सी बी को कितना लिखना है बेटा, अगर मैं सी बी के लिए डिस्टेंस की बात करूं, है ना, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अगर, क्योंकि माइनस अपने को पिछले केस में देखा था कि माइनस तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैं सीबी की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना होगा, अपने को पता है ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस या फिर 2f के बराबर होगा। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि f और क्या r में क्या रिलेशन है। चलो, तो जब ये बातें अपने को पता है तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। सी बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, सी बी को हम लोग लिख सकते हैं u माइनस आर के बराबर लिख सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड ही अभी लिख रहा हूं। और सी बी डैश को लिख सकते हैं क्या, आर माइनस वी के बराबर लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं u माइनस टू एफ अपॉन टू एफ माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आया इक्वेशन नंबर 2, ये आया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से बोलूं तो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर एक और दो इक्वेशन से देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, u बाई वी इज इक्वल टू u माइनस टू एफ अपॉन टू एफ माइनस वी इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इंटू टू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू यू वी माइनस टू एफ वी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो यूबी वाले टर्म को एक साथ ले आओ, यूवी वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो ये आ गया 2 टाइम्स यूवी, और इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज दिया तो आ जाएगा 2f वी प्लस 2fu। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यूवी से डिवाइड कर दो, यूवी से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर बच गया 1 इज इक्वल टू एफ इंटू वी अपॉन यू वी, प्लस यहाँ पे बच गया कितना, एफ इंटू यू अपॉन यू वी। तो देख लो यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, वी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ को इधर भेज दो तो अपने पास क्या आ गया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f आया। ये आया हमारे लिए मिरर इक्वेशन का प्रूफ, ये आया हमारे लिए मिरर इक्वेशन का प्रूफ। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, ये है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, जैसा कि नाम बता रहा है मैग्निफिकेशन, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं एम से। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। अच्छा, जरा पिछले स्लाइड पे आओ, ये हमारे पास क्या था, ये जो था ए डैश बी डैश, यही तो था हाइट ऑफ इमेज जो कि नीचे के साइड था, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी, और ये किसके बराबर था बेटा, u बाई वी के बराबर था। ठीक है, और a डैश बी डैश किधर है, नेगेटिव साइड में है, नीचे की तरफ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं माइनस v बाई यू के बराबर लिख सकते हैं। इसी मैग्निफिकेशन का नाम लैटरल मैग्निफिकेशन भी है, इसी मैग्निफिकेशन का नाम लैटरल मैग्निफिकेशन भी है, लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, इसी मैग्निफिकेशन का नाम लैटरल मैग्निफिकेशन भी है। ऑलराइट, इसमें थोड़े से और फॉर्मूले अब डेवलप होते हैं। एक फॉर्मूला डेवलप होता है किसमें,
मैग्निफिकेशन के 4 फॉर्मूले हैं, तो मैं चारों को कहीं एक जगह पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहीं पे करते हैं। चलो, तो पहला मैग्निफिकेशन है हमारे पास HI/H0 इज इक्वल टू -V/U। दूसरा हमारे पास बचता है, दूसरे को आप ट्राई करें, दूसरे को ट्राई करें। तो दूसरा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ, उसके बाद आप ट्राई करना। 1/V इज इक्वल टू 1/U इज इक्वल टू 1/F है हमारे पास इक्वेशन। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, V/U के फॉर्म में लाते हैं, तो मैं U से सब जगह या V से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो V/V ये आया V/U, ये आया V/F, ये आया 1। ठीक, ये हो जाएगा 1। तो V/U की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस एफ। अब ये इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब -F कर देते हैं। इसको माइनस में अपने को भेजना है, यहाँ पे -V/U है। देयरफॉर अगर मैंने माइनस इंक्लूड कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा, तब आ जाएगा हमारे पास F-V/F के बराबर। तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला क्या आया, F-V/F के बराबर। एक और फॉर्मूला आएगा F एंड U के टर्म्स में, F एंड U के टर्म्स में। तो आप लोग इसे डिराइव करें पहले और देखें F एंड U के टर्म्स में कितना आता है फॉर्मूला। जब आप लोग F और U को भी कैलकुलेट करेंगे तब आएगा -V/U का फॉर्म किसके बराबर आएगा, F/F-U के बराबर आएगा। ट्राई कर लीजिए। तो मैग्निफिकेशन का दूसरा या लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आया F/F-U के बराबर। ये है टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन कौन सा है, ये लेटरल मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, इसी को लेटरल मैग्निफिकेशन को और बोला जाता है, इसी को बताया जाता है कई बार लीनियर मैग्निफिकेशन भी। फिर अब बताया जाता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी, और इसके बाद इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी बताया जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन भी बताया जाता है। अच्छा, कुछ होते हैं एरियल मैग्निफिकेशन, मतलब एरिया का मैग्निफिकेशन। तो अगर हम लोग बात करें एरियल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन और इसका दूसरा नाम क्या है, सुपरफेशियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है लगभग V² / U² के बराबर, जिसको आप मैग्निफिकेशन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसको सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, ये मैग्निफिकेशन का स्क्वायर के बराबर है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो सवाल हमारे से क्या पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन -2 दे दिया है, इन्वर्टेड बोल रखा। फाइंड द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू फोकल लेंथ, ये हमें फाइंड करना है कितना होगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3 एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास 4। ठीक है, अच्छा ए लिखा तो A B C एंड D। ऑलराइट, ट्राई करिए। हमारे पास इसका अगर आप सॉल्यूशन निकाले बेटा तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन लिखिए। अगर हम लोग, जिनका नहीं आया देख लीजिए, हमारे पास u की वैल्यू कितनी दी गई है, u होगा -20 के बराबर। मैग्निफिकेशन हमारे पास दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 के बराबर है। अच्छा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं बेटा, इसके बहुत सारे स्टेप हैं, मैं आपको सबसे सिंपल स्टेप बताऊंगा। अपने से क्या बोला है, v एंड एफ का रेशियो, v एंड एफ का रेशियो। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है F-V/F के बराबर। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -2, एफ की वैल्यू इसको लिख सकते हैं -V/F के बराबर। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/F इज इक्वल टू 3। डायरेक्टली अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर कर्व मिरर, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। वेलोसिटी ऑफ इमेज
फॉर कर्व मिरर, फॉर कर्व मिरर। अच्छा, देखो बेटा, कर्व मिरर के लिए वेलोसिटी हम लोग निकालने वाले हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है। अब इसका इमेज कहीं भी फॉर्म हुआ हो, ये अगर भागे तो इमेज कैसे भागेगा वो हमें जानना है। तो हमारे पास इसके लिए रिलेशन क्या है बेटा, उस बात को याद रखें। हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 1/x का डिफरेंशिएशन याद करो, तो उसी के हिसाब से आप ला सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं ना, टाइम कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा -1/v² dv/dt बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आ जाएगा -1/u² du/dt। ये आ जाएगा 0, क्योंकि फोकस लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, dv/dt इज इक्वल टू -v², इंटू du/dt। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये, इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ये, du/dt, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा और इसको जनरलाइज किया जाए तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या है बेटा, याद करो, ऐसे ही फॉर्मूला आपने प्लेन मिरर के लिए भी पढ़ा था, और प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1। तो सेम फॉर्मूला ही ये था, ठीक है। इससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमारा क्या है, मिरर है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 3 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। जो मिरर है वो आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो हमें बताना है क्या कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर फोकस मिसिंग है तो लिख देते हैं फोकस ऑफ दिस इज 20 सेंटीमीटर। चलो अब ट्राई करो। चलो बेटा, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करें, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करें और देखें इसका आंसर क्या आता है। आइए, तो सबसे पहले अपने को पता है ये फॉर्मूला यूज होने वाला, ये तो हमें सर पता है। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालने की जरूरत है। अब मैग्निफिकेशन कितना आएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े थे, कितना होगा एफ और यू के टर्म्स में, तो वो हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू के बराबर। अब यहाँ पर फोकस इसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इधर होगा, तो इसका डायरेक्शन भी फोकस का इसी साइड है। मेजरमेंट ऑफ फोकस जब आप करेंगे तो फोकस इसके लिए तो पॉजिटिव है, यानी ये 20 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 20, यू की वैल्यू कितनी है, -20। तो ये आ गया कितना, 20/40, यानी मैग्निफिकेशन आया 1/2। ये आ गया मैग्निफिकेशन। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तो हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू यहाँ पर आया क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अच्छा, तो अगर मान लें इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव साइड मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, अब इमेज मिरर आगे की तरफ जा रहा है 1 से, तो 1 लिख दिया, इज इक्वल टू -1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा तो -3 -1, तो ये कितना आ गया, 1 के बराबर। तो वेलोसिटी, इसको अगर हम लोग लिखे वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आया 1 के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आया, 2 के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। हेडिंग लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज मूविंग मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, चलो इस बात को समझते हैं। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मिरर, पहले बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऊपर की तरफ भाग रहा है,
मतलब ऊपर की तरफ हम लोग क्या बात किए थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू था हमारे पास एच आई अपॉन एच नॉट के बराबर था हमारे पास। ठीक है, तो यही था हाइट ऑफ इमेज। यानी इसको हम लोग और लिखे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एच आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इंटू डी एच नॉट अपॉन डी टी। यानी ये क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद करो ऐसा ही कुछ वहां पर भी आया था जब हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बराबर था। सेम केस वहीं पे भी हम लोग पढ़े हुए थे, याद है।